गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ और इससे पहले मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में आपसे मैंने चर्चा की थी। आज चर्चा का जो विषय है आज वो विषय है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आखिर भारत में राष्ट्रवाद था, नहीं था, या किन परिस्थितियों में अगर नहीं था तो कैसे उदय हुआ, भारत कैसे बना। आज चर्चा का विषय भारत में राष्ट्रवाद का उदय है। इतिहास के गर्भ में जाना पड़ेगा इसको जानने के लिए, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि ब्रिटिश जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो अगर ब्रिटिश ना आए होते तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो पाता। तो इस पे जब अध्ययन किया जाएगा, वो क्लेम कर रहे हैं उसको हम अगर मान लेते हैं तो उनका क्लेम सही है, लेकिन अगर कुछ तर्क है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस पे अभी हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर में वीडियो के अंत में हम जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर इस क्लेम का जवाब भी देंगे कि आखिर किन किन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का एक क्रमबद्ध विकास हुआ, उसमें ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्योंकि अगर शरीर और आत्मा की बात की जाए तो जो शरीर है वो नश्वर है और जो आत्मा है वो चेतना है। तो जो भारत में प्राचीन काल से ही जम्बूद्वीप की कल्पना की गई है, चक्रवर्ती राजा की कल्पना की गई है, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात कही गई है। अगर आप कालिदास की मेघदूत को पढ़ें तो में उसकी स्टोरी जब पढ़ेंगे तो कालिदास कौन सा वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़कर आए थे, राष्ट्रवाद की बातें उस समय कहते, वो अपनी किताबों में लिखते। तो उसमें जो किंग होता है उसको कोई श्राप मिल जाता है और वो उसकी पत्नी कहीं खो जाती है, तो वो मेघ यानी कि बादलों को मैसेज करते हैं कि कहीं से भी हमारी पत्नी को ढूंढ के लाओ, और बादलों को ये मैसेज करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विभिन्न जोग्राफिकल जो प्लेसेस पढ़ते हैं उसका डिटेल्स में विवरण देते हुए वो कहते हैं, जिससे कि ये हमको ये आभास होता है कि हमारे अंदर चेतना राष्ट्रवाद की प्राचीन काल से ही थी, चक्रवर्ती सम्राट बनने की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जो ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि राष्ट्रवाद, तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है। अब हम आएंगे 15वीं शताब्दी पे। सबसे पहले जो यूरोपीय कंट्री जो भारत में आया वो था पुर्तगाल। उस समय विभिन्न यूरोप, जो वहाँ पुनर्जागरण का स्टेज चल रहा था यूरोप में, तो वहाँ से बहुत से कंट्रीज़ के लोग निकले व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के निकले तो बहुत से कंट्रीज़, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, ये अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप गए। लेकिन वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य नहीं था। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत लूट मार मचाई, वहाँ के लोगों को मारा और उसको कैप्चर कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। और इसी क्रम में जब एशिया की तरफ आए तो एशिया में 3 बड़े साम्राज्य उसमें इस्टेब्लिश थे। ईरान में सफ़ावी साम्राज्य इस्टेब्लिश था, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी और राजतंत्र था। और इंडिया में मुग़ल एम्पायर था, और चाइना में चले जाएं तो मंचू सरकार था। तो जो तबाही उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में मचाई थी उस पीरियड में, लूटपाट किया। सबसे निम्नतम घटना जो घटी वो दास व्यापार किया, अफ्रीका के लोगों को यहाँ से उठा के ले गए और वहाँ उन्होंने बेचा। विश्व का सबसे निकृष्ट वर्ग, जो इंसान ने बेचा, ये उस समय यूरोप के लोगों ने किया था। तो और भारत में जब आए तो उस समय यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज, संगठित साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य। तो यहाँ पर वो एक प्रतिवेदक के रूप में आए थे और जहांगीर के समय में उन्होंने आवेदन ही किया था कि हमको व्यापार करना है। तो अगर आप 1600 से 1700 तक जाएंगे या 1757 तक जाएंगे, 100 साल या 150 साल का इतिहास पढ़ेंगे, तो यहाँ इस पीरियड में वो एक व्यापारी के रूप में थे और प्रार्थना कर याचना कर वो काम कर रहे थे यहाँ पर। और उनके काम करने का जो ढंग था
वो इस तरह से था कि वो जो अमेरिका और अमेरिका के से जो मेटल्स जो लाते थे, वो सोने चांदी, प्रीशियस मेटल जिसको बोलते हैं, धातु, वहाँ से लेकर आते थे और यहाँ एशिया में उस पैसे को देकर, उस मेटल को देकर, और यहाँ से मसाले और सूती वस्त्र यहाँ से लेकर जाते थे और उसको यूरोप में बेच के मुनाफा कमाते थे। तो व्यापार संतुलन नहीं था। इसको इस तरह से आप समझते हैं कि अगर कोई आदमी अपने बैंक में पैसा जमा कर ले और जमा करने के बाद उसको निकाल के खाता जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, व्यापार संतुलन नहीं था। लेकिन अभी भी इसका कोई प्रतिरोध भारत में नहीं हो रहा था। अगर चेतना तो थी, लेकिन चेतना कई भागों में बटी हुई थी। सामूहिक चेतना राष्ट्रवाद होती है, तो सामूहिक चेतना का अभाव था। तो इसका क्रमिक विकास हुआ और इसमें 200 साल का समय लगा। अब इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो अब आप देखेंगे, आप 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यहाँ पर फिर अब ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो चेंज हो गई। अभी तक तो वो लेकर आते थे अपने यहाँ से सोना चांदी, यहाँ दे कर लेके जाते थे। अब जब इनको यहाँ से रेवेन्यू मिलने लगा, जब इन्होंने यहाँ के राजाओं को, बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर, तो यहीं से पैसा वो रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करते थे और यहीं से फिर माल को लेते थे और उस माल को बेचते थे, तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में अगर हम इन 100 सालों का इतिहास देखेंगे तो इन 100 सालों के इतिहास में जो बहुत सारे हम विद्रोह देखते हैं, जनजातीय विद्रोह देखते हैं, संथाल विद्रोह देखते हैं, मुंडा विद्रोह देखते हैं, गडकरी विद्रोह देखते हैं, ऐसे भारत के मैसूर में किसानों का विद्रोह देखते हैं। तो इस पीरियड में ये विद्रोह क्यों हो रहे थे और सब अलग अलग विद्रोह कर रहे थे और उन विद्रोह को दबा भी दिया जा रहा था। तो जनजातीय विद्रोह हों या किसानों के विद्रोह हों, ये विद्रोह इसलिए हो रहे थे क्योंकि अभी सामूहिक चेतना, एक विद्रोही दूसरे विद्रोही से जुड़ा हुआ नहीं था, कनेक्ट नहीं था, सामूहिक चेतना नहीं थी। विद्रोह तो था, तो इसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का सबसे निम्न जो सोपान होता है, जो पहली सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को कह सकते हैं। लेकिन सामूहिक चेतना नहीं थी, इसलिए इसको हम राष्ट्रवाद नहीं कह सकते हैं। फिर 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह से पहले आपको मैं एक 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। 1813 की चार्टर एक्ट, ये तो बिल्कुल मील का पत्थर है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में जो व्यापार कर रही थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एकाधिकार था व्यापार का, और उसके एकाधिकार को 1813 में ब्रिटिश संसद ने समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ से बहुत पूंजीवादी घरानों का उदय हो चुका था और वो वहाँ की गवर्नमेंट पे बराबर प्रेशर डाल रहे थे कि सिर्फ एक ही कंपनी क्यों एशिया के साथ में व्यापार करेगी या भारत के साथ में व्यापार करेगी। तो उन्होंने पूंजीपतियों के प्रभाव में आकर या पूंजीपतियों की मांग के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 1813 में समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया, समाप्त करने के बाद बहुत सी कंपनियां ब्रिटेन की भारत में आने लगी और व्यापार करने के लिए, और जो प्रोडक्शन अब वहाँ होता था, उन प्रोडक्शन को वहाँ से माल लाकर इंडिया और एशिया के बाज़ार में ये बेचने लगे और अर्निंग उन्होंने शुरू कर दी। इसके अलावा अब व्यापार करना था तो उनको बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक सुधार करने थे, तो इसीलिए उन्होंने भारत में आप 1813 के बाद से देखेंगे कि रेलवे का डेवलपमेंट हुआ या रेलवे का विकास शुरू हुआ, डाक तार व्यवस्थाएं सही हुई, लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया, 1835 में उसने विधि संहिता बनाई, 1835 में ही उसने शिक्षा व्यवस्था में नवीन शिक्षा पद्धति ब्रिटिश एजुकेशन को अप्लाई किया यहाँ के लोगों को, क्योंकि जब व्यवस्थाएं सही होंगी तभी अच्छे ढंग से व्यापार, यूनिफिकेशन शुरू किया, केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने 1813 के बाद से शुरू होता है। और ये व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन हो रहा था
तो इन परिवर्तनों को जो भारत के सामाजिक जो लोग थे या बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं, वो उसको अच्छा मान रहे थे। तो जब 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 में जो असंतुष्ट लोग थे, सबके अपने हित थे, किसानों के अपने हित थे, बुद्धिजीवियों के अपने हित थे, मजदूरों के अपने हित थे, सिपाहियों के अपने हित थे, जो देसी राजा थे उनके अपने हित थे, लेकिन सबके हित कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीरियड से असंतुष्ट थे। इसलिए सब मिलकर, सिर्फ उसमें बुद्धिजीवियों ने सहयोग नहीं किया था, के खिलाफ विद्रोह था। क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ, बहादुर, बिहार, कुंवर सिंह, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल और यहाँ तक तंजौर, कर्नाटक, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स के रूल्स थे वहाँ हर जगह विद्रोह हुआ। लेकिन अब इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि और उस समय कोई इतिहास राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि भारत में ऐसे कोई लेखक नहीं हुए कि जो उसका प्रत्यक्ष वर्णन करें। जो रियासतें लड़ रही थी उनके पास अगर कुछ डिटेल्स थे भी, उन्होंने जो कुछ लिखे भी थे, पत्र व्यवहार भी किया था, उसको भी उन्होंने जला दिया कि कहीं पकड़े जाएंगे तो बाद में कार्रवाई ना हो। तो 1857 का विद्रोह जो था वो जो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा, क्योंकि जो विद्रोह था उसको भी डर था ब्रिटिश संसद का कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत से हमारा बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए डायरेक्ट। तो उन्होंने जो किताब, डायरेक्ट बिस्तर हमारा गोल हो जाए कंपनी का, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक अधिकार तो उसके समाप्त कर दिए थे, उसको राजनीतिक अधिकार दे दिए गए थे और कंपनी के विरुद्ध ही विद्रोह हुआ था। तो इसलिए जो अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा उसको उन्होंने सिर्फ एक बलवा करार दिया। बलवा से मतलब है कि कुछ लोगों का, असंतुष्ट लोगों का विद्रोह था, और कोई भारतीय कोई सोर्स है नहीं उस समय का। और उसके 100 साल के बाद 1947 में जो इतिहास लिखा भी गया, तो उसमें अगर हम दो नाम लें, आर.सी. मजूमदार बहुत फेमस हैं, और एस.एन. सेन, इन्होंने भी जो किताबें लिखी है उसके सोर्स तो वही ब्रिटिशर्स के प्राइमरी रिसोर्स तो वही हैं जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। और एस.एन. सेन ने भी तो इसको कहा कि ये गर्मी की आंधी की बात था, अचानक और अल्पकालिक जो असंतुष्ट लोगों का विद्रोह था। आर.सी. मजूमदार ने भी यही कहा कि 1857 का विद्रोह न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता आंदोलन था। तो लेकिन इसको अगर समीक्षा की जाए 1857 की, तो जो असंतुष्ट, मतलब चेतना तो थी ही, राष्ट्रीय थी। अगर अभी सबाल्टर्न स्टडीज़ में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, तो उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो आम लोगों का भी जुड़ाव था इस विद्रोह में। तो अगर चेतना नहीं होती तो क्यों जुड़ाव होता? लेकिन चेतना सामूहिक नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी इसको राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा जा सकता है। जब तक सामूहिक चेतना नहीं होगी तब तक इसको राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है? लेकिन हित सबके एक थे। जहाँ तक बुद्धिजीवियों का था, तो बुद्धिजीवी ये मानते थे कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो प्रगतिहीन दिशा की ओर जा रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रगतिशील दिशा की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपने आप को शांत रखा। वो विद्रोह के दौरान उनका कोई रोल नहीं था, न्यूट्रल है। अब हम आगे चलते हैं 1857 के विद्रोह के बाद। अगर हम आगे चलते हैं तो जो ब्रिटिश एजुकेशन थी, ब्रिटिश शिक्षा थी, उस एजुकेशन ने बहुत कुछ चेंजेस किए यहाँ के लोगों में। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो 5% करीब रहे, और उनके अंदर जो जागरूकता आई, उस जागरूकता का ही परिणाम था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि बाकी जो एजुकेशन निरक्षर थे, पढ़े लिखे लोग थे नहीं भारत में, ना उनको पश्चिमी साहित्य में उतना इंटरेस्ट था। जब पढ़े लिखे नहीं तो इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? लेकिन वो क्लेम करते हैं ब्रिटिशर्स की हमने राष्ट्रवाद, हमने भारत को राष्ट्र बनाया है। उस क्लेम का भी जवाब देना है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस तो ये उग्र था। ये जो शुरू में उदारवादी जो 1885 से 1905 का जो पीरियड है,
इनको जो ये कांग्रेस के जो नेता थे, इनको ये लगता था कि ये साल भर में एक बार मीटिंग करते थे और जो समस्याएं होती थी जनसमूह को नहीं जोड़ पाया था ये, और मीटिंग करके जो समस्याएं होती थी वो ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे और सोचते थे कि इनको उनको उनमें ये भी था कि ये न्याय करेंगे, क्योंकि ये उसी शिक्षा व्यवस्था की उपज थे, ब्रिटिश एजुकेशन के। तो यहाँ पर भी अभी राष्ट्रवाद जो था वो सिर्फ 10% लोगों के बीच के लोग, अगर जब तक सामूहिक चेतना हो वो राष्ट्रवाद कैसे कहा जाए। बुद्धिजीवी वर्ग 10% लोगों के, भारत में जो आबादी थी उसके 10% लोगों तक ही सीमित रही राष्ट्रवाद। आगे अगर हम चलते हैं तो